हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 38। शक्ति ने जब काशी से विश्वास गर्ग के बारे में पूछा तो काशी ने साफ मना कर दिया कि वह किसी विश्वास को नहीं जानती, जबकि कुछ दिन पहले काशी शिव मंदिर में विश्वास से मिली थी। काशी ने शक्ति से झूठ क्यों कहा ये तो काशी ही जानती थी। वहीं शक्ति ने काशी के मुंह से झूठ सुनकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो वही जानता था। सुबह की वॉक के बाद अधिराज जी ने शक्ति से नाश्ता करने के लिए कहा। शक्ति भी अधिराज जी के इनविटेशन को ना नहीं कह पाया और उनके साथ घर चला आया। शक्ति को देखकर अंबिका जी भी बहुत खुश हुई। शक्ति हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। अधिराज जी भी अपनी कुर्सी पर आ बैठे और शक्ति से बातें करने लगे। बातों बातों में अधिराज जी ने शक्ति को मुन्ना और गौरी की सगाई के बारे में बताया तो शक्ति भी खुश हो गया। पूरा परिवार एक साथ होगा सोचकर ही शक्ति को काफी अच्छा लग रहा था। काशी से सगाई होने के बाद से शक्ति काशी के परिवार को ही अपना परिवार मानने लगा था। जितनी वह शिवम की इज्जत करता था उतना ही प्यार सारिका से भी करता था। मुन्ना को वह काशी का भाई कम और अपना दोस्त ज्यादा समझता था। वहीं वंश से दोस्ती बढ़ाने में उसे अभी थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत थी। कुछ देर बाद काशी भी कपड़े बदल कर बाहर आई और शक्ति के सामने पड़ी कुर्सी पर आ बैठी। अंबिका जी काशी के बगल में आ बैठी। घर में काम करने वाले लड़के ने डाइनिंग पर नाश्ता लाकर रख दिया और चला गया। अंबिका जी ने परोसना चाहा तो शक्ति ने कहा, हम भी इस घर के सदस्य हैं, लाइए हम ये करते हैं। अरे नहीं बेटा, आप रहने दो, मैं करती हूँ, अंबिका ने कहा। नानी माँ, आप बेटा भी कह रही है और हमें परोसने से मना भी कर रही हैं। हमें दीजिए ना, ये करके हमें अच्छा लगेगा। शक्ति ने अंबिका के हाथ से प्लेट लेते हुए कहा तो अंबिका ने भी मुस्कुराते हुए प्लेट छोड़ दी। शक्ति ने सबकी प्लेट में नाश्ता परोसा और सबसे आखिर में अपनी प्लेट में परोस कर कहा, एक बात कही नाना जी, इस शहर में अगर हम सबसे ज्यादा कुछ मिस करते हैं तो वो है परिवार के साथ बैठकर खाना। अरे तो आप यहाँ आ जाया कीजिए, आपको परिवार के साथ बैठकर खाने का मौका मिल जाएगा और हमें आपका साथ, अंबिका ने बड़े प्यार से कहा। अंबिका जी सही कह रही हैं बेटा, आपका जब मन हो यहाँ आ सकते हैं, अधिराज जी ने कहा। शुक्रिया, लेकिन हम रोज रोज आने लगे तो आपके पड़ोस वाले कहीं हमें घर जमाई ना समझने, शक्ति ने हंसते हुए कहा तो अधिराज जी और अंबिका भी दोनों हंस पड़े। लेकिन काशी न जाने कहाँ खोई हुई थी। काशी, क्या बात है बेटा, कहाँ खोई हो? अधिराज जी ने काशी को चुप देखा तो पूछ लिया। कहीं नहीं नानू, हम बस मुन्ना भैया और गौरी की सगाई के बारे में सोच रहे थे, काशी ने अधिराज जी से नजरें चुराते हुए कहा, जबकि सामने बैठे शक्ति की नजरें काशी पर ही थी। वह काशी के मन में चल रही बेचैनी को उसकी आंखों में साफ देख पा रहा था। ठीक है, नाश्ता करो, अधिराज जी ने कहा तो सब बातें करते हुए अपना नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद शक्ति कुछ देर अधिराज जी के साथ रुका और फिर घर के लिए निकल गया। मुंबई नवीन का घर। निशी अपने कमरे में सो रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवाएं उसे सुकून पहुंचा रही थी और ये उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। नींद में निशी को एकदम से वंश का ख्याल आया और वह बड़बड़ाने लगी, ओह तुम इतने अजीब क्यों हो? क्या तुम सच में नहीं दिखता मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ? किसे पसंद करती हो बेटा? मेघना ने निशी के बिस्तर के पास आकर कहा, जिससे निशी की नींद टूटी और वह घबरा कर उठ गई। निशी ने देखा वह अपने कमरे में है और वहां वंश नहीं है। वह हैरान परेशान से मेघना को देख रही थी। मेघना ने देखा तो कहा, निशी क्या हुआ बेटा, नींद में क्या बड़बड़ा रही थी तुम? क्या नींद में बड़बड़ा रही थी? मैंने वो कुछ कहा क्या मॉम? निशी ने पूछा। हाँ, तुम कुछ पसंद करने के बारे में बोल रही थी, मैंने ठीक से नहीं सुना, मेघना ने चद्दर समेटते हुए कहा। थैंक गॉड मॉम ने कुछ नहीं सुना, अगर सुन लेती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती उनके सामने। मॉम पसंद को लेकर कुछ कह रही है। मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ वंश के लिए कहा होगा। उस बदतमीज लड़की के लिए इतनी अच्छी बात मेरे मुंह से कभी निकल ही नहीं सकती। निशी ने मन ही मन खुद से कहा। निशी, ये आजकल तुम बात करते करते कहाँ खो जाती हो? मेघना ने कहा तो निशी की तंद्रा टूटी। कहीं नहीं मॉम, आप इतनी सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही हैं?
निशी ने अंगड़ाई लेते हुए पूछा। मैं तुम्हारा ड्रायर लेने आई थी। सुबह बाल धोए थे तो आज देखो बिल्कुल धूप नहीं निकली, तो सोचा सुखा लूं। कहाँ रखा है? मेघना ने पूछा। वो वहां उस ड्रॉवर में। निशी ने उबासी लेते हुए कहा। मेघना ड्रायर लेने ड्रॉवर की तरफ गई तो निशी को याद आया कि वंश ने उसे जो झुमके दिए थे वो भी उसी ड्रॉवर में रखे हैं। निशी जल्दी से बिस्तर से उठी और ड्रॉवर को वापस बंद करते हुए कहा, मॉम वहां नहीं है, उसे मैंने नीचे गेस्ट रूम में देखा था। गेस्ट रूम में? लेकिन वहां उसे कौन लेकर गया? मेघना ने सवाल किया। और कौन ले जा सकता है मॉम? वही आपके हीरो मिस्टर वंश गुप्ता। उनके नखरे लड़कियों से कम है क्या? निशी ने कहा। निशी, मेघना ने उसे घूरा। उप्स, सॉरी, मैं तो भूल गई थी वो तो आपके हाफ बेटे हैं। निशी ने मुंह बनाते हुए कहा। हाफ नहीं, बेटे जैसा ही है। मैं नीचे जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ, मेघना ने कहा और वहां से चली गई। मेघना के जाने के बाद निशी ने अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस ली और फिर ड्रॉअर खोलकर उसमें से वंश के दिए झुमकों का डिब्बा निकाला और उसे देखकर कहा, हाँ बेटे जैसा। कितना अच्छा होता अगर तुम इस घर के दामाद बनते। हॉल के सोफे पर बैठे वंश ने जोर से छींका। रात भर वंश ठीक से सो नहीं पाया। बुखार और बदन दर्द से उसकी हालत बहुत खराब थी। बुखार भी पहले से बढ़ चुका था और वंश के शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उठकर डॉक्टर के पास जा सके। इन सब के साथ ही सुबह से उसका छींक छींक कर बुरा हाल था। वंश वापस वहीं सोफे पर लेट गया और कुछ देर बाद ही उसे नींद आ गई। फिल्म सिटी मुंबई। सुमित, ये वंश कहाँ है? ना वो आज की शूटिंग पर आया, ना ही उसका फोन लग रहा है। तुमने उसे नेक्स्ट शूटिंग के लिए लोकेशन और डिटेल सेंड की थी ना? केडी ने सुमित से पूछा। यार मैंने उसे डिटेल्स भेजी थी, मैं उसे कॉल करता हूँ, कहकर सुमित ने वंश का नंबर डायल किया, लेकिन उसका नंबर आउट ऑफ रीच आ रहा था। सुमित को भी हैरानी हुई क्योंकि आज से पहले तो वंश ने ऐसा नहीं किया था। उसका फोन नहीं लग रहा। मैं पता करता हूँ वो कहाँ है। जब तक वो नहीं आता तब तक हम बाकी के सीन पर काम कर लेते हैं, सुमित ने कहा तो केडी ने अपने कंधे उचका दिए और उठकर चला गया। वंश के न आने से शूटिंग पर काफी असर पड़ा क्योंकि अधिकतर सीन वंश के ही थे और वंश ही वहां नहीं था। सुमित एक बार फिर वंश का नंबर डायल करने लगा। तभी सीरीज की हीरोइन मायरा ने आकर कहा, हे सुमित, व्हाट्सअप? क्या बताऊं यार, वंश 2 दिन से शूटिंग पर नहीं आया है और केडी इस बात में बहुत गुस्सा है। उसे तो मैं जैसे तैसे संभाल भी लूंगा, लेकिन शूटिंग का क्या? वो तो वंश की वजह से डिले हो रही है ना। सुमित ने अपसेट होकर कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था इस सीरीज में किसी पुराने और परफेक्ट बंदे को लो तो वह बेहतर काम करेगा। पता नहीं तुम्हें और केडी को क्यों लगता है न्यू कमर्स ज्यादा अच्छा करेंगे। मायरा ने मुंह बनाते हुए कहा। मायरा, इस सीरीज पर 90% पैसा केडी का लगा है, तो इसमें कौन काम करेगा कौन नहीं ये वो डिसाइड करेगा, मैं नहीं। वैसे तुम आज यहाँ, तुम्हारी शूटिंग तो अभी 5 एपिसोड की बात थी ना? सुमित ने सवाल किया। मैं बस देखने चली आई तुम्हारा नया हीरो काम कैसा कर रहा है, मायरा ने एक कातिल मुस्कान के साथ कहा, जिसका इशारा वंश की तरफ था। वो तो तब देखोगी ना जब वो शूटिंग पर आएगा। लोग यहाँ हीरो बाद में बनते हैं, एटीट्यूड उनमें पहले आ जाता है, सुमित ने कहा और वहां से चला गया। मायरा ने कुछ नहीं कहा और दोनों हाथ उठाकर अपने कंधे उचका दिए। देखते ही देखते 2 दिन गुजर गए, लेकिन वंश शूटिंग पर नहीं आया, ना ही उसका फोन लगा। टीम में कोई नहीं था जो वंश को जानता था और ना ही किसी को पता था कि वंश कहाँ है। निशी भी उस रात के बाद वंश से नहीं मिली। सुबह का नाश्ता कर निशी घर से बाहर आई तो देखा पूर्वी अपनी स्कूटी लिए घर के बाहर ही खड़ी है। निशी आकर उसके पीछे बैठ गई और दोनों क्लासेज के लिए निकल गई। कुछ ही दूर चले होंगे कि पूर्वी का फोन बजा। पूर्वी ने स्कूटी रोकी और फोन देखा। आकाश का कॉल था। पूर्वी ने कॉल अटेंड किया और आकाश से बात की। आकाश ने उसे फिल्म सिटी आने को कहा। एक छोटा सा रोल था जिसके लिए आकाश ने अपने डायरेक्टर को पूर्वी का नाम दिया था और उन्होंने उस शूट के लिए पूर्वी को बुलाया था। पूर्वी ने खुश होकर फोन रखा और निशी से कहा, गेस व्हाट? क्या हुआ? निशी ने पूछा। मुझे एक रोल मिला है। रोल छोटा है पर आकाश ने कहा बहुत इंप्रेसिव है। हमें अभी फिल्म सिटी जाना होगा।
पूर्वी ने कहा। फिल्म सिटी का नाम सुनते ही निशी को वंश का ख्याल आया। वंश से मिलने का सोचकर निशी मन ही मन खुश हो गई, लेकिन अपनी खुशी को चेहरे पर नहीं आने दिया और कहा, अच्छा, और क्लास कौन लेगा? वैसे भी एक दिन क्लास लेकर कौन सा हम कलेक्टर बन जाएंगे। चलो, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, और फिर वहां भी तो वो है। पूर्वी ने शरारत से कहा। कौन वो? निशी ने अनजान बनते हुए कहा, जबकि वो जानती थी पूर्वी वंश की बात कर रही है। अरे वही जिसने आजकल तेरी रातों की नींद और दिल का चैन चुरा रखा है, पूर्वी ने कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें जाना है ना फिल्म सिटी, तो जाओ तुम, निशी ने चिढ़ते हुए कहा। ठीक है, मतलब तुम्हें नहीं जाना। ओके, फिर मैं चली जाती हूँ, पूर्वी ने कहा। हे, किसने कहा मुझे नहीं जाना? मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी? निशी ने कुनमुनाते हुए कहा तो पूर्वी मुस्कुराने लगी और स्कूटी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। पीछे बैठी निशी वंश को देखने भर के ख्याल से ही खिल उठी। पूर्वी निशी को लेकर फिल्म सिटी पहुंची। आकाश बाहर ही खड़ा था। पूर्वी आकर उससे मिली और फिर तीनों अंदर चले आए। अंदर आने के साथ ही निशी का दिल धड़कने लगा। ऐसा उसके साथ पहले नहीं होता था, पर आजकल वंश के नाम से या उसके ख्याल से ही उसका दिल धड़कने पर मजबूर हो जाता था। निशी ने एक दो गहरी सांसें ली और अपनी धड़कनों को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वह सेट की तरफ बढ़ रही थी, उसकी धड़कनें बढ़ते ही जा रही थी। पूर्वी आकाश के साथ चली गई और निशी सेट नंबर 4 पर चली आई, जहां पिछली बार उसने वंश को शूटिंग करते देखा था। निशी वहां एक साइड आकर खड़ी हो गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वंश कहीं दिखाई नहीं दिया। निशी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि एक्टिंग वंश का सपना था और वह अपने काम से कभी दूर नहीं रहता था। निशी ने सब जगह देखा, लेकिन वंश उसे दिखाई नहीं दिया। मायूस होकर निशी वहां से जाने लगी तो सुमित की आवाज उसके कानों में पड़ी। ये वंश को हो क्या गया है? पिछले 3 दिन से ना वो शूटिंग पर आया है, ना ही उसका फोन लग रहा है। आखिर वो लड़का इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? वंश 3 दिन से शूटिंग पर नहीं आया है, मगर क्यों? कहीं उसे कुछ? निशी धीरे से बुदबुदाई और उसके साथ ही उसकी धड़कनें बढ़ गई। वह वंश से मिलने के लिए तड़पने लगी। वह भागकर पूर्वी के पास गई और कहा, अपनी स्कूटी की चाबी दो। क्यों? पूर्वी ने कहा, मुझे घर जाना है, कुछ अर्जेंट है, प्लीज जल्दी दो। निशी ने बेचैनी भरे स्वर में कहा तो पूर्वी ने उसे चाबी दे दी और कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना, और हाँ, हेलमेट डिग्गी में रखा है। या थैंक्स, कल मिलते हैं, कहकर निशी वहां से चली गई। ये तुम्हारी दोस्त हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहती है? आकाश ने पूर्वी से कहा। इसके जिंदगी में प्यार नाम का भूकंप जो आने वाला है, शायद इसलिए, पूर्वी ने कहा और आकाश के साथ वहां से चली गई। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 38। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर मेरे साथ। बाय बाय।